गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति साइंस कैटलिस्ट की जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमें स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है कि हमने ये जो साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिनका इक्वल वेटेज है आपके थ्योरी पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है। तो इसी के साथ ही हमने नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि 5th सेमेस्टर के लिए भी ये एमसीक्यू सीरीज हम आज से जूलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम यूनिट फर्स्ट जो आपकी आती है उस यूनिट फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज आपके लिए मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको सिलेबस पता है कि इस यूनिट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मींस ह्यूमन शरीर में होने वाली पाचन की जो क्रिया है उसके बारे में, जो श्वसन की क्रिया है उसके बारे में और आपके पूरे परिसंचरण तंत्र के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो यहाँ अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन का मतलब यानी कि पाचन का मतलब ऐसा नहीं केवल खाना खाना। अगर हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो डाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, जो हम कह सकते हैं कि जो हम फूड खाते हैं वो किससे मिलकर बना है, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मिलकर बना होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और तो फूड हमारा किससे बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, विटामिन भी है। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है कि जो जटिल भोजन होता है उसको सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी हमारा ब्लड इस पूरे फूड के न्यूट्रिएंट को यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनको पूरे शरीर में क्या कर पाता है, पहुंचा पाता है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव एंजाइम की जो पेप्सिन है। तो आपने देखा है कि हर फूड जो होता है कि किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से, विटामिन से। और हर फूड के जो केमिकल्स हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम की। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें हम जनरली जैसे अमाइलेज, लाइपेज, लैक्टेज जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जो फैट एनिमल्स हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, जो लाइपेज एंजाइम होते हैं उसके थ्रू। इसी तरीके से जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन किस पर एक्ट करता है, ये किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, कि जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो क्या करता है, जो आर्टरी होती है धमनी की वॉल पर क्या लगाता है, दाब लगाता है। और उस लगने वाले दाब को ही हम क्या कहते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब ब्लड कहाँ पर, रक्त धमनी में पहुंचता है तो धमनी में लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। अब इस रक्त दाब को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है तो वो क्या आता है, आपका स्फेग्मो मैनोमीटर आता है। जो थर्मामीटर है उसे हम टेम्परेचर, स्टेटोस्कोप से हम हार्ट बीट्स वगैरह को देखते हैं और स्पायरोमीटर जो है वो अलग फंक्शन करता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन यूज आता है, आपका ऑप्शन सी स्फेग्नोमेनोमीटर यूज आता है। नेक्स्ट आता है बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। तो
फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम सिक्रेट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जब फूड किस में आता है, माउथ में, तो वहां एमाइलेज सिक्रेट होता है जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा या लार में प्रेजेंट होता है। फिर फूड जब डाइजेशन के लिए कहाँ पर, स्टमक यानी कि अगर हम कहें अमाशय में पहुंचता है, तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जठरीय रस, फूड का डाइजेशन करता है। इसी तरीके से जब फूड वहां से डाइजेस्ट होने के बाद किसमें, आपके इंटेस्टाइन में आता है, तो इंटेस्टाइन में ही आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास, लीवर, ये भी क्या करते हैं, अपने जूस सिक्रेट करते हैं। तो ये जो जूस होते हैं वो क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं बाइल की, तो बाइल का फॉर्मेशन तो किसमें होता है, लीवर में। जो बाइल है वो बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो इसका जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर होता है। यहाँ एक कंफ्यूजन रहता है कि लीवर से, तो बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन वो किस में आ जाता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से फिर ये किस में सिक्रेट होता है। नेक्स्ट आता है बाइल इज हेल्प इन, जो बाइल है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो बाइल जो होता है वो स्पेशली अगर हम बात करते हैं फैट इमल्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो फैट मटेरियल होते हैं उनका डाइजेशन इजीली नहीं हो पाता है, और बाइल जो होता है वो कहाँ सिक्रेट होता है, वो सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है, ये कुछ अमाउंट में आपके कहाँ, जो आपका हम कह सकते हैं स्टमक, वहां डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये सारे हमारे स्टमक में क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, परंतु जो फैट होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो वो डाइजेस्ट किससे होता है, बाइल जूस से। इसलिए जो बाइल जूस है वो क्या करता है, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि वसा के इमल्सिफिकेशन में क्या कर रहा है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड। तो आपने जो फूड है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो ट्रिप्सिन सॉरी, जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स होता है वो किससे एक्टिवेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कि हमारे जो स्टमक होता है, अमाशय, उसमें किसका सिक्रेशन होता है, HCl का। ये फूड के लिए एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करता ही है, साथ के साथ जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हर फूड है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सारे जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो आपस में जुड़कर एक लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो डाइजेशन का मतलब इनको उनके जो एंड प्रोडक्ट है उसमें ब्रेक डाउन करना ही होता है। जो अमाइनो एसिड है ये किसका एंड प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोटीन का, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट होते हैं। जो फैटी एसिड है ये किसके, जो हमारे फैट्स होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, आपका ग्लूकोज आता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे मोनोसेकेराइड अगर हम बात करते हैं तो वो कौन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट मेनली अकर, यानी कि जो हम फूड खाते हैं और उसके जो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो उनका हम कहें मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो फूड का लास्टली डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी सरफेस में इस तरीके से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोजेक्शन है इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। आप इनको विलाई या माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्म विलाई भी कह सकते हैं, सूक्ष्मांकुर कह सकते हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी जो आंत है, उसका सरफेस एरिया यानी कि अवशोषण सतह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे ये इजीली क्या हो जाता है, एब्सॉर्ब
हो जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो छोटी आंत होती है उसमें उंगली जैसे उभारों को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई। इनको शुष्मांकुर या विलाई, कई जगह आपको माइक्रोविलाई भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, जो नेफ्रॉन होते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? किडनी में। जो एल्वियोलाइज होती है ये हमें कहाँ मिलते हैं? लंग्स में, हमारे जो लंग्स होते हैं वहां। तो विलाई हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं छोटी आंत में, जो कि फूड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके उसके लिए उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। जैसा कि अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही देखा, तो जो फैटी एसिड है वो किसका है? फैट मॉलिक्यूल्स का एंड प्रोडक्ट होते हैं। जो ग्लूकोज होते हैं वो किसका? जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये अमाइनो हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड से होते हैं। तो जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? अमाइनो एसिड। सॉरी, जो लाइपेज है वो किस पर एक्ट करता है? जो लाइपेज एंजाइम होता है वो किस पर? लिपिड मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं जो स्टार्च है इन पर कौन? या लाइपेज, सॉरी, अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करता है। जो प्रोटीन होता है इन पर प्रोटीएज, और इसी तरीके से लिपिड्स पर जो होता है वो लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है द एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक इज। जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिडिक मीडियम क्यों होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा आमाशय होता है उसमें गैस्ट्रिक जो जूस होता है, यानी कि जिसे हम जठरीय रस कहते हैं, उस जठरीय रस में किसका? HCl का सिक्रेशन भी होता है। तो वहां पर HCl की सिक्रेशन होने की वजह से जो हमारा आमाशय होता है उसका मीडियम कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने वैसे बहुत कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ जितने हो सके क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो आमाशय है उसमें फूड का डाइजेशन किस मीडियम में होता है? तो आमाशय यानी कि जो स्टमक होता है वहां पर फूड का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है। और जब फूड आमाशय से किस में जाता है? छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पर फूड का डाइजेशन किस में? वहां बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम में होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन का मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि खाना खाया उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। डाइजेशन का जिस तरीके से मीनिंग होता है कि हम जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से मिलकर बना है और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? क्या उसका मीनिंग ये है ब्रीथिंग ओनली, कि केवल सांस लेना? नहीं, साइंस की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करते हैं, जो रेस्पिरेशन है उसका मीनिंग क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी कि जो हम फूड खाते हैं उस फूड का डाइजेशन करने के लिए, उसके ऑक्सीडेशन के लिए किसके रिक्वायरमेंट होती है? फॉर द रेस्पिरेशन, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेने और सांस छोड़ने की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपने जनरली अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो आपने, अगर हम कहें एक इक्वेशन जो हम जनरली पढ़ते हैं, तो हम रेस्पिरेशन के लिए इस इक्वेशन को बात करते हैं। तो इस इक्वेशन में ये क्या है? आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को
ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इट मींस हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं और ये हमारा जो फूड होता है वो उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद यानी कि टूटने के बाद ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और हम CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण करना। अब इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी चाहिए भी है और साथ के साथ क्या होती है, रिलीज भी होती है। सॉरी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो लंग्स की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आपने देखा हो तो ह्यूमन लंग्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम ट्रेकिया कहते हैं, जिस पर क्या होते हैं, सी शेप के जो हायर कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज के यानी कि सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकृति के छल्ले क्यों पाए जाते हैं, ताकि हमारी सांस नली जब एयर आए तो पिचके नहीं, कोलैप्स नहीं हो, तो उसको पिचकने से बचाने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, सी शेप्स के छल्ले या सी रिंग्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद जब ये जो हमारी ट्रेकिया है अंदर आती है तो ये किसमें, श्वसनिकाओं में ब्रेकडाउन हो जाती है। तो ये लास्ट तक क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड यानी कि बाइफरकेट होती चले जाती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे ट्यूब्स के बाद ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बहुत माइन्यूट। यहाँ डायग्राम में तो आपको बड़ी दिख रही है लेकिन बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। एक सिंगल जो वायु कुपिका है उसको हम एल्वियोलस कहते हैं, और जब इनका ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो एल्वियोलाई बोला जाता है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और वहीं पर क्या होते हैं, सार्कोमियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी का पार्ट होता है। तो फेफड़ों की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। नेक्स्ट आता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय। तो जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट होती है, यानी कि हर एरियाज में जाती है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में प्रेजेंट क्या है, ये हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि श्वसन वर्णक होता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन व CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, उसको परिवहित करना पूरे शरीर में। नेक्स्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन और CO2 है, ये डिफरेंट डिफरेंट वे से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो टू वे में ट्रांसपोर्टेड होता है। एक होता है बाय द प्लाज्मा और एक होता है बाय हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन वहीं अगर हम CO2 की बात करते हैं, अगर हम CO2 की बात करें तो जो CO2 होता है ये थ्री फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो अगेन इसके जैसे किस में, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, एंड जो होता है किस रूप में, बाई कार्बोनेट। आई थिंक मैं आपको विजिबल हो रही हूँ। तो जो CO2 होता है ऑक्सीजन, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट किसका होता है, हीमोग्लोबिन का। जो CO2 होता है वो भी प्लाज्मा हीमोग्लोबिन के रूप में भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यानी कि 68 to 70%, जो 68 से 70% तक अगर हम मान के चलते हैं, वो किसके रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाई
कार्बोनेट। तो जो मुख्य अगर हम कहें मेन ट्रांसपोर्टेड होता है वो किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयंस। नेक्स्ट आता है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है, तो सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनमें एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। जो मायोग्लोबिन होता है ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, कि जो हम सांस लेते हैं इट इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, कि जब हम सांस ले रहे हैं सांस का अंदर लेना इनहेलेशन बोला जाता है और सांस का बाहर छोड़ना क्या बोला जाता है, एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो इनहेलेशन किस प्रकार का एक एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सिस्टोल रेफर टू। तो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो हार्ट होता है, हार्ट में कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कि संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है, और उस संकुचन और शीतलन के थ्रू ही वो क्या करता है, अपना एक सर्किल कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो सिस्टोल है इसमें कॉन्ट्रेक्शन को, द कॉन्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टोल कहा जाता है। डायस्टोल क्या होता है, द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और ये जो साइकिल होता है, अगर हम इस साइकिल की बात करें तो इसमें जो हार्ट है उसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो एक तरीके से 4 वे में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है WC आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्लड में उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट ये प्रेजेंट होती हैं। जो आरबीसी होती है वो किसके लिए, उसमें हीमोग्लोबिन होता है और वो ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो डब्ल्यूसी की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूसी किसके लिए, डब्ल्यूसी जो हेल्प करती है वो इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी का डिफेंस या इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो किन के थ्रू फॉर्म होता है, वो डब्ल्यूबीसी के थ्रू फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है श्वसन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ कंट्रोल्ड होते हैं, तो इसमें आता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीमोसाइनिन कंटेन। तो जैसे कि आपको पता है कि चाहे हीमोग्लोबिन हो, हीमोसाइनिन हो, ये क्या कंटेन करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और जो कि उसको क्या देते हैं, आपके ब्लड को कलर देते हैं। हीमोग्लोबिन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है यानी कि श्वसन वर्णक कहें तो वहां पर जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, Fe। इसी तरीके से हीमोसाइनिन में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका कॉपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका रक्त का थक्के का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाला घटक है। तो यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन होता है यही क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने वाला होता है। क्योंकि जो फाइब्रिनोजन होता है ये किसके फॉर्म में, फाइब्रिन के रूप में, मोनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब इस पर आयंस आते हैं तो ये किसमें, पॉलीमर्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि जो हमारा लंग्स है उस लंग्स की जो फूड है, सॉरी, जो लंग्स है उसकी हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की लिए कैपेसिटी की बात करें तो जब हम फोर्सफुल तरीके से यानी कि बहुत ज्यादा अगर प्रेशर लगा के भी जितना भी हम एयर क्या कर सके, एक्सहेल कर सके, वो क्या होती है, हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है, हमारे जो लंग्स है उसकी वाइटल कैपेसिटी मेजर की जाती है। जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि यानी कि हमने फोर्सफुल तरीके से कितना, नॉर्मल ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं, कितना जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ले रहे हैं, इसके बाद फोर्सफुल तरीके से हम कितनी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, वो क्या आती है, हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आती है।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि फोर्सफुल तरीके से हम कितनी जो ऑक्सीजन CO2 है उसको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, सॉरी बॉडी से नहीं, लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। और टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि जब हमने एक ब्रीथिंग के बाद लंग्स में जितनी एयर रहती है उसका अमाउंट जो होता है वो आपका टाइडल वॉल्यूम आता है। और इन सभी को मिलाकर क्या बनती है, हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। तो आपने देखा है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड किस किस से मिलकर बना है, ये बना हुआ है प्लाज्मा और ब्लड कार्पासेल्स का, यानी कि ब्लड सेल्स की बात कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट यानी कि 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% जो होता है वो आपका क्या आता है, ब्लड सेल्स आती है। और ब्लड सेल्स में भी अगर हम बात करते हैं आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये आपकी क्या आ जाती है, ब्लड सेल्स आती है। तो जो इसका लिक्विड पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट क्या होता है, वाटर होते हैं एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आरबीसी आर फॉर्म। ये आपने पढ़ा है कि हमारी ब्लड में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स का एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है, और उस लाइफ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, एंड फिर अगेन क्या होती है, न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। तो ये सारी की सारी न्यू सेल्स कहाँ बनती हैं, ये न्यू सेल्स बनती हैं बोन मैरो में, यानी कि जो अस्थि मज्जा होती है वहां पर ये सेल फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, तो आरबीसी का जीवन काल क्या है, तो यहाँ पर आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो कितने का होता है, 120 डेज का। आपको सभी का पता होना चाहिए कि प्लेटलेट का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना होता है। नाउ प्लेटलेट्स आर हेल्प, जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो किसके लिए, इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा के लिए काम करती हैं। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है, ये आरबीसी करती है। जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस यानी कि ट्यूबलेस होते हैं, वो डायरेक्ट टारगेटेड ऑर्गन पर ही सिक्रेट ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्लेटलेट जो होती है वो किसके लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए, यानी कि क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट हेल्प करती है। तो आंसर आपका क्या बनता है, सी। नेक्स्ट आता है द पेसमेकर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन कौन कंट्रोल्ड करता है। जैसे कि आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो हार्ट होता है उसकी खुद की कार्डियक मसल्स होती है, इट मींस हार्ट के बीटिंग मैकेनिज्म पर खुद का कंट्रोल होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मायोजेनिक कहा जाता है। और इसका कंट्रोल किसके पास होता है, एसए नोड, यानी कि आपका साइनो ऑरिक्यूलर जो नोड होता है वो इसको कंट्रोल करता है। अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो आपका कितना होता है, 120 एंड 80 mmHg, ये आपके सिस्टोल एंड डायस्टोलिक कंडीशंस को रेफर करता है। नेक्स्ट आता है द कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट, कि जो कार्डियक साइकिल है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो आता है आपका 0.8 सेकेंड में। पूरा जो कंप्लीट आपका कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कौन कैरी करता है। आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में आपके क्या आती हैं, एक तो आती है शिराएं, धमनी और केश नलिकाएं। शिराओं जिनको हम वेन कहते हैं, ये हमारी आर्टरी होती है, और ये क्या होती है, कैपिलरी होती है। जनरली ये कहा जाता है कि जो आर्टरी होती है ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, और जो वेन होती है वो क्या करती है,
ब्लड को हार्ट के पास लेके आती हैं। तो उसके बिहाफ पर इनको, और जो कैपिलरीज होती हैं ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का वर्क करती है। यानी कि जैसे अगर हम किसी ऑर्गन की बात करें कि जो हार्ट होता है, हार्ट से जब ब्लड किसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब किसी ऑर्गन में जाता है तो उसको ले जाने वाली कौन होती है? जनरली आर्टरी होती है। तो यहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या आता है कि जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके इस यूनिट में से। मैंने बहुत ट्राई किया है कि कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर पाऊं जिससे आपकी हेल्प हो जाए। वैसे तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट फिर भी हमने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस को हम समराइज कर पाए। साथ ही साथ मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट एंड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं जिससे कि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे ये हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसमें से आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंशिएशन होता है। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जो ब्रीथिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, केवल सांस लेना सांस छोड़ना। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो क्या करती है, फूड को तोड़ती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा मुक्त कर रही है। इट मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी। तो दोनों का डिफरेंशिएशन है। ब्रीथिंग का मतलब नॉर्मल सांस लेना सांस छोड़ना होता है, और जबकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करना, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण करके क्या करना होता है, एनर्जी बनाना है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, इसमें आपको किस तरीके से जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी रिप्स होती हैं यानी कि जो पसलियां होती हैं, और जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, हमारा डायफ्राम जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। इसमें आप अपना डायग्राम्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन रथ में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन होती है वो 2 वे में ट्रांसपोर्ट होती है। मैं इसका अगर हम कहें 30% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर होता है, और जो अगर हम कहें 70% के अराउंड तक, ये लमसम एक आइडिया है, वो किसके रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है। तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना है वो आपको यहाँ लिखना है। वाइटल कैपेसिटी, ये अभी हमने बात करी थी कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, कि किस तरीके से हम फोर्सफुल तरीके से ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हैं, फोर्सफुल तरीके से ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। उसके बाद भी लंग्स में हमारे कितनी क्या प्रेजेंट होती है, जो हमारे एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, इन सबको मिलाकर क्या बनती है, वाइटल कैपेसिटी बनती है। तो टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आती है एवियोली में गैसों का जो डिफ्यूजन है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर के थ्रू जो डिफरेंशिएशन है कि जो वायु का दाब होता है उसके डिफरेंस की वजह से कैसे ऑक्सीजन लंग्स में आती है, और फिर लंग्स से किस तरीके से आपके ब्लड में जाती है और फिर हार्ट उसे सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर ये आपको पूरा बताना है। नेक्स्ट आता है श्वसन के नियमन में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका क्या होती है। तो ये आपके पूरा आपको कि जो ब्रीथिंग होता है उसमें CO2 जो एंड प्रोडक्ट है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आता है ब्लड का, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड किस किस से, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है, ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं और प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उन सबको आपको बताना है। साथ के साथ आपको ये बताना है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, कि जैसे वो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अलावा ब्लड हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स को बनाता है, हमारे ब्लड के जो क्लॉटिंग होती है यानी कि रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, वो सारे फंक्शन इसमें आते हैं। कार्डियक साइकिल यानी कि पूरी सिस्टोल एंड डायस्टोल जो कैटेगरीज होती हैं, किस तरीके से जो ऑरिकल्स है उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, डबल सर्कुलेशन हार्ट का,
जो हमारे शरीर में रक्त का डबल सर्कुलेशन होता है, वो भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड ऑलवेज ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको किस तरीके से मेंटेन रखा जा सकता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है वही डाइजेशन। अभी हमने बात करी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलेस्ट फूड में तोड़ना क्या बोला जाता है, डाइजेशन, यानी कि जटिल भोजन के अणुओं को छोटे सरल अणुओं में तोड़ना। पाचन एंजाइम्स, तो आप यहाँ पर जो भी पाचन एंजाइम होते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, इसी तरीके से कीमोट्रिप्सिनोजन हो गया, फैट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कोई भी एंजाइम्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अवशोषण में विलाई की भूमिका, तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटेस्टाइन में विलाई होती है, वो क्यों जरूरी होती है, ताकि अधिक से अधिक भोजन को अवशोषित कर सके। वसा का इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों जो लीवर से जो बाइल जूस होता है वो सिक्रेट होता है, और क्यों वो फैट जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका इमल्सिफिकेशन किस लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि पूरा इनका डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट, कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन का अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वसा के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का किस तरीके से रिमूवल होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के डाइजेशन, ये चीज आप ध्यान रखना कि जो कॉलेज लेवल है यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाइए, नहीं, आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, कहाँ पर आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम क्या है, ऐसा नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा कि फूड एब्जॉर्ब किस तरीके से होता है, तो आपको इस वे में इसको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी आंत की संरचना, तो यहाँ पर आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे सिक्रेट होने वाले एंजाइम, फिर वो उन एंजाइम का फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है, और विलाई का क्या रोल होता है, वो सब कुछ इसमें बताना है। और इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन, और एसिमिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ द फूड, वो सब कुछ आपको बताना है। किस तरीके से जो बाइल जूस के सीक्रेट जो सॉल्ट होते हैं वो किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो आपको यहाँ समझाना है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और इसी तरीके से ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके किसमें बनते हैं, हार्ट वाले चैप्टर यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से बनते हैं। आई होप हम आपकी मदद कर पाए और आप बच्चे अच्छे नंबर गेन करके अपने आगे बढ़ पाए। तो आपके लिए ये कुछ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे द्वारा साइंस कैटलिस्ट पर तैयार किए गए हैं। ये आपके नेक्स्ट हेल्प के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट।